क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व कर लेना। ओके। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद अब नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे मैग्नेटिज्म। ट्वेल्थ ही ले रहे हैं अभी हम, तो ट्वेल्थ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जैसे 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 बड़े चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, अगर ये आपने साथ में रिवाइज कर लिए, क्लास आपने रेगुलर अटेंड कर ली और प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चंस, तो फिर आपको ये बेनिफिट देने वाले हैं, क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आपके स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। लेकिन अगर इसका अपोजिट भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आपने मिस कर दिए, अभी प्रैक्टिस नहीं करी साथ में, क्लास के साथ में, ठीक है, तो बहुत सारा बर्डन हो जाएगा फिर दोबारा। तो देखो अभी पढ़ने से रहे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिज्म जो भी चल रहा है अभी, ये दोबारा हम नहीं पढ़ सकते हैं, ये समझ में आती है ना सबको बात। एक और बार रिवीजन अब नहीं हो सकता है इनका, है ना। दिस इज द लास्ट टाइम जब हम क्लास में पढ़ रहे हैं ये सब टॉपिक्स, ठीक है। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस ही करेंगे जब भी करेंगे, एज एन अब हम टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, या आपका क्या बोलते हैं, टेस्ट सीरीज चलाएंगे जब हम आपकी, ठीक है, तो उसमें फिर हम क्वेश्चंस ही लेंगे, अब सारे डाउट्स क्वेश्चंस ये सब करेंगे, है ना। तो अभी थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए, जो नए बच्चे हैं उन्होंने नहीं पढ़ी है तो उनका भी फायदा हो जाए। तो इसको यूटिलाइज कर लो, घर पे जाके क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया करो जो भी चल रहा है उसका, ठीक है। ओके, तुम शेयरिंग माई स्क्रीन। दिख रहा है सबको, विजिबल है स्क्रीन? यस सर। ठीक है। यस। तो कॉम्बिनेशंस कर लिए थे कि बच्चों लास्ट टाइम, लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लिए थे हम लोगों ने, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, केवीएल केसीएल यस लगाना सर। भी हमने सीख लिया था आई गेस, ठीक है। कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी डर निकलेगा। सर्किट जो होते हैं ना, ये एक मतलब जनरल चीज होती है जिससे डर लगता है, कुछ चीजें होती है जिनसे सब बच्चों को डर लगता है, सब बच्चे नहीं मतलब मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स, जिनको ऐसा लगता है कि सर ये नहीं हो पाएगा, या इसको देख के थोड़ा सर कुछ कुछ होता है ना, अजीब अजीब सा होता है सर, तो ये नहीं हो पाता सर सॉल्व। तो वो कॉमन चीज है, सर्किट, सर्किट इज वन ऑफ देम, ठीक है। तो उसका तरीका यही है कि समझ लिया एक बार, तो फिर प्रैक्टिस कर लो कुछ क्वेश्चंस के अच्छे से उसमें, इजी से स्टार्ट करो और मॉडरेट तक जाओ, हार्ड तक जाओ, और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। डीपीपी में भी है आपके पास, मॉड्यूल्स में भी है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको सबसे पहले लगाने चाहिए, है ना। आपकी जो शीट है उसमें सब मिल जाएगा आपको, जो भी आपकी शीट है ग्रुप में शेयर्ड है, सबको पता ही है, ठीक है। तो सर्किट्स वाले क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेना भाई, क्योंकि मैंने करा दिए हैं काफी सारे सॉल्व, पर उससे ज्यादा क्वेश्चन क्लास में नहीं लिए जा सकते क्योंकि हमें और भी चीजें पढ़नी है। तो आप मेक श्योर करें कि खुद से घर पे कर लें कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है। ऑल राइट, तो आगे कंटिन्यू करते हैं, आज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ते हैं, और मेजरिंग डिवाइसेस जो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का वो कंप्लीट करते हैं। तो आज थ्योरी वाइज हम कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे इसको, पूरा चैप्टर को। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको बस सुनना है, ठीक है। जब क्वेश्चंस आएंगे तब आप सॉल्व करना, लेकिन उसके पहले आपको जो जो मतलब बताता जा रहा हूँ सुनते जाना एक बार, है ना। तो बीच में कोई नहीं बोलेगा, कंसंट्रेशन से बस सुनो, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल सबको पता है क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट, इट इज कॉल्ड ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं इसको, ईएमएफ को, है ना। क्या होता है ईएमएफ, कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है आपके सेल के अक्रॉस जब वो कनेक्ट नहीं किया गया बैटरी से, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया है। तो जो भी सेल होगा आपका या जो भी बैटरी होगी उसका कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही सही, बात समझ में आती है सबको। कुछ ना कुछ तो फोर्स होगा ना जो वो अप्लाई करेगा चार्ज के ऊपर, है ना, जब वो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। तो जैसे आप मार्केट से सेल खरीद के लाते हैं, तो अब जब आपने उस सेल को किसी सर्किट में कनेक्ट नहीं किया, तब इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके पास कुछ भी पोटेंशियल नहीं है, बात समझ में आती। पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही सही उसके अक्रॉस, उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस, है ना, पोटेंशियल तो है ही सही उसके पास, या फिर वो फोर्स तो अप्लाई कर ही सकता है चार्ज पे उसके ऊपर, ये कैपेसिटी तो है ही सही उसकी फोर्स अप्लाई करने की। तो ये जो कैपेसिटी है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को हम ईएमएफ बोलते हैं, है ना। ईएमएफ ऑफ सेल, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम चीज होती है। टर्मिनल वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल when it is connected to external circuit is called potential difference। तो potential difference और EMF में बस यही अंतर होता है कि EMF हम तब यूज करते हैं जब हम कनेक्ट नहीं कर रखा सर्किट से, नॉट कनेक्टेड विद सर्किट, ठीक है।
छोटा सा डिफरेंस है, लिटरल डिफरेंस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ताकि अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें कि इस इंफॉर्मेशन का यूज हो तो आप गलत नहीं करके आओ उस सवाल को। ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट और मटेरियल ऑफ द सेल फॉर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट्स थ्रू इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आपकी जो भी सेल है, बैटरी है, जो भी आपका सेल है, उसका कुछ ना कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, ऐसे ही है ना भाई। आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके अंदर जो फ्लूइड्स हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, उनका भी कुछ ना कुछ तो हिंड्रेंस होगा ना, जो कि फ्लो कराने में, जो करंट फ्लो कर रहा है ना, उसमें कुछ ना कुछ रुकावट बनेगा, हिंड्रेंस बनेगा, है ना। तो वो जो रेजिस्टेंस होता है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर कोई आइडियल सेल है, आइडियल सेल मतलब परफेक्ट सेल, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। तो अब ये पॉसिबल तो नहीं है ऐसा कोई सेल बनाना, लेकिन ऑब्वियसली थियोरिटिकली हम ये बोल सकते हैं कि आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। इसको आपको अगर सर्किटल डायग्राम में ड्रॉ करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। आपने सेल बनाया और उसके साथ में एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, कनेक्ट कर दिया, मतलब ये शो करता है आपका पूरा सेल, है ना, सेल या बैटरी शो कर रहा है ये पूरा, जिसका क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ठीक है। तो ये तो कुछ डेफिनेशंस हुई। अगर हमसे कोई बोले कि भाई ईएमएफ और वी में, पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन बताओ, ठीक है, तो हमको कुछ केसेस लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमने डिफाइन भी ऐसे ही किया था ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को। तो जब हम बैटरी को यूज में नहीं ले रहे हैं, यानी कि बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हमने सर्किट को, तो आपका करंट तो फ्लो करेगा ही नहीं, जब कनेक्टेड नहीं है तो आई जीरो हो जाएगा। तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस भी ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। कब बराबर होता है भाई? जब आपने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया है, जब वो यूज में नहीं है। बात समझ में आ रही है सबको? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी ई के बराबर हो जाता है। ई क्या है यहाँ पे? व्हाट इज ई? EMF व्हाट इज ई? EMF ई क्या है ये? ई ईएमएफ। EMF तो ईएमएफ यूज तब करते हैं जब कनेक्टेड नहीं होती बैटरी, लेकिन जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो फिर ई ही पोटेंशियल डिफरेंस भी है ना। पोटेंशियल डिफरेंस भी ई के बराबर आप ले सकते हो। हाँ, अब आपने कनेक्ट कर दिया अगर, तो फिर क्या होगा उस बारे में बात करते हैं। तो जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है एंड बैटरी इज गेटिंग डिस्चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर नहीं होता। ठीक है। तब उसका जो डिस्चार्ज है उसको आपको अकाउंट में लेना पड़ता है। तो आपका जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस ए एंड बी, वो हो जाएगा ई माइनस आई आर। ठीक है। ये आई आर क्या है भाई? पोटेंशियल ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, जो कि आपके नेट ईएमएफ में से, ईएमएफ तो टोटल कैपेसिटी है सेल की, कि कितना फोर्स लगा सकता है चार्ज पे वो, उसको मूव कराने के लिए। बात समझ में आती है ना सबको? ये ईएमएफ तो आपके सेल की पूरी कैपेसिटी हो गई, कि भाई इतना ईएमएफ है अगर आपके सेल का, तो वो इतना फोर्स लगा देगा, है ना, इतना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा सकता है चार्ज पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी ना हमेशा ई के बराबर होने वाला है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो अपनी कैपेसिटी थोड़ी कम लूज कर रहा है वो, तो वो जो लूज कर रहा है अमाउंट, वो अमाउंट क्या होता है? आई आर। आई जो करंट फ्लो कर रहा है अक्रॉस द सर्किट, और आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है। और सेम चीज अगर आप चार्ज कर रहे हो तो इतना ही आपको ऐड भी कर देना है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपने पढ़ी तो हुई हैं, लेकिन आप याद नहीं रख पाते या भूल जाते हो, तो इनको याद रखना है। ठीक है। इनका यूजेज होता है जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो ये ऐसी चीजों की वजह से ही तुम कई बार क्वेश्चन आते आते भी गलत कर जाते हो। ठीक है। तो इस वजह से मैंने अलग से मेंशन करी हुई है, इनको याद जरूर रखना। हाँ तमन? सर इसमें करंट की डायरेक्शन भी याद रखनी करंट की डायरेक्शन देखो दी हुई है ना यहाँ पे है। आपको। हाँ, जब आप डिस्चार्ज कर रहे, डिस्चार्ज हो रहा है तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, जब चार्ज हो रहा है तब इस तरह से फ्लो कर रहा है ना। ओके कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अब ऐसे ही सेल जो अभी हमने डिस्कस किए जिसका ईएमएफ लेट से ई है ना, तो एक सेल हो गया उसका ईएमएफ हो गया ई वन, एक का हो गया ई टू, एक का ई थ्री। तो अगर ऐसे सेल हमने कंबाइन कर दिए, है ना, सीरीज में, सीरीज में, क्योंकि ये बेसिकली दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं ना, तो ऐसा कुछ इक्विवेलेंट बन जाएगा। कॉम्बिनेशन बन सकता है ना, तीन सेल आपने कंबाइन कर दिए तो उनका कुछ इक्विवेलेंट बन जाएगा, जिसका कि ईएमएफ तो बनेगा ई इक्विवेलेंट, और इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन किया गया, तो ये स्मॉल आर वन प्लस स्मॉल आर टू प्लस स्मॉल आर थ्री, ऐसे ही होता है क्या भाई सीरीज में? यस सर। ये ऐड करते हो ना आप ईएमएफ को भी और रेजिस्टेंसेस को भी, है ना।
तो इस तरह से आपने कॉम्बिनेशन सेल का निकाल लिया, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अगर आपने पैरेलली कंबाइन कर दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो तो क्या करोगे? तो जैसे आप हमेशा फॉर्मूला लगाते हो 1/R1 1 + 1/R2 + 1/R3 का, वही आप यहाँ पे भी यूज करोगे इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। और अगर इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है तो वो ऐसे निकाल सकते हैं हम, E1/R1 प्लस E1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइड में आर इक्विवेलेंट, जो कि है हमारा 1/R1 + 1/2 + 1/3। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा जब पैरेलली कंबाइन किए गए हो सेल्स हमारे। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि काम आएगी हमारे, हाँ, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो याद रखनी है। सेम तरीके से अगर मिक्स ग्रुपिंग होगी, मिक्स ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि भाई सीरीज में भी कंबाइन कर दिए तुमने बहुत सारे सेल्स और पैरेलली भी कंबाइन कर दिए, तो फिर क्या करोगे? ठीक है, तो फिर ई इक्विवेलेंट हो जाएगा एन टाइम्स ई। एन टाइम्स मतलब कितने ई है, कितने सेल्स का ईएमएफ आप कंबाइन कर रहे हो, है ना, वो है एन नंबर ऑफ सेल्स लेट से। तो एन टाइम्स ई हो जाएगा और आर इक्विवेलेंट हो जाएगा एन टाइम्स आर अपॉन एम। अब एम क्या है? नंबर ऑफ रोज, जो आपने जितने रोज बनाए ना, ये 1 से 2, 2 से 3, समझ में आ रही है ना सबको भाई बात? डायग्राम यस समझ सर। में आ रहा है ना? तो जैसे कि ये एक रो हो गया, 1 रो, ये सेकंड रो हो गया आपका, ऐसे चलता जाएगा। तो मान लो एम नंबर ऑफ रोज है, तो एम से आपको डिवाइड करना पड़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो। ठीक है, इन सब के डेरिवेशन कोई कोई मायने नहीं रखते, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, कोई पूछने नहीं वाला। ठीक है, हम अभी डिराइव करके रिवीजन में अपना टाइम भी नहीं वेस्ट कर पाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपके लिए मैंने लिखे हुए हैं, इनको रिवाइज करो, जब इनका यूज आए तो उसको इनको देखो, पढ़ो और अप्लाई करने का ट्राई करो, थोड़ा थोड़ा अपने आप याद होने लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप करंट भी निकाल सकते हो, जनरली आपसे करंट ही निकलवाया जाता है। ठीक है, V = IR, इससे निकल जाएगा, E = IR, इससे निकल जाएगा भाई, यस सर। है ना? तो जब करंट निकालना है तो E/R, तो E इक्विवेलेंट तो N टाइम्स E हो गया, और R इक्विवेलेंट अभी अभी आपने निकाला ये R + NR/M। अभी R को क्यों ऐड किया है मैंने R इक्विवेलेंट निकालने के लिए? क्योंकि सर ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हाँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी तो ऐड करोगे भाई, इसमें यस ऐड सर। करोगे इंटरनल रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो ये आपने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है, याद हो जाए बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद होता है तो फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब इसको देख के करना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज नहीं है ये, लेकिन अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं इनके ऊपर तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कैसे करना है। ठीक है भाई, यस सर। ओके। यस। एक सवाल है छोटा सा, आप लोगों ने फॉर्मूले अभी अभी पढ़े, थोड़ा बहुत ट्राई करो, हो सकता है सॉल्व हो जाए। चैट में आंसर करना है जिसका आ जाता है उसको। कितना आंसर आ रहा है भाई? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ए। ऑप्शन सबका? अभी यस। कौन सी टाइप का क्वेश्चन है ये? ये अरे इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना सीखा था अभी यस पैरेलल सर। में, पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नहीं, यस सर। सेल्स पैरेलली कनेक्टेड हो, है ना? चलो सॉल्व करें। यस सर। ओके, तो जब दो सेल पैरेलली कनेक्टेड हैं E1 और E2, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसमें हमें ई इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं भाई? ये पूछ भी रहे थे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ
इक्वलेंट सेल बिटवीन पॉइंट एम एंड एन, एम और एन के बीच में इक्वलेंट कितना होगा ईएमएफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ई बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू अपॉन, डिवाइड में बताओ क्या आएगा डिवीजन में। 1/r1 plus 1/r2. R2. बहुत बढ़िया, यही लिखा था कि फॉर्मूला देखो, Yes, sir. यही लिखा था पैरेलल Yes. कॉम्बिनेशन का, है ना। ठीक है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके भी कई सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे जिसमें फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, 5/1, Yes, sir. 5/1 प्लस 10 बाई 10 by 2। 10/2. by 2. ठीक है, डिवीजन में क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस 1/2। yes, sir. Yes, sir. कितना आंसर आ रहा है ये, 20/3 आ रहा है क्या। Yes, sir. Yes. Yes. सॉल्व तो हो जाएगा ना, ये एलसीएम लेके 2 एलसीएम ऊपर चला जाएगा, है ना। इंडिविजुअली सॉल्व कर लेना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और फिर कंबाइन कर देना, 20/3 वोल्ट आएगा। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को। No, sir. कैलकुलेशन में अगर किसी को ऐसा लगता हो ना सर कैलकुलेशन होती नहीं है हमसे ये सब, तो धीरे धीरे कर लिया करो एक एक करके, मतलब जैसे पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लिया फिर डिनोमिनेटर, आती है आप लोगों को ही, बस आप जल्दबाजी में क्या है कि आप हो सकता है गलती कर दो कुछ। ठीक है, तो आराम से करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। आरसी सर्किट पढ़ते हैं, यानी कि हमने ना कैपेसिटेंस तो पढ़ लिया था, लेकिन रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जब दोनों इन्वॉल्व हो किसी सर्किट में, तो फिर उस सर्किट को बोलते हैं आरसी सर्किट। तो वो हमने नहीं पढ़ा था क्योंकि तो वो करंट में हम पढ़ने वाले थे, मतलब करंट में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आरसी सर्किट क्या होता है भाई, जिसमें रजिस्टर भी होता है और कैपेसिटर भी लगा होता है। आरसी सर्किट्स आर फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना उसमें आरसी और आरएलसी, आरएलसी भी पढ़ा था ना एक हमने, Yes, sir. आरएलसी सर्किट जिसमें इंडक्टर भी होता है ना। तो ये ऐसे सर्किट्स हैं जिनका यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत ज्यादा, यानी कि कॉम्बिनेशंस का यूज होता है। इंडिविजुअली रेजिस्टेंस हो या कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, ऐसे डिवाइसेस जनरली होते नहीं है, कम होते हैं। ठीक है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन जो होता है आर एल सी या या फिर आर एन सी, ये बहुत ज्यादा यूज होता है डिवाइसेस में। ठीक है, कैपेसिटर अगर हम रिवाइज करना करें तो क्या बोलेंगे कि कैपेसिटर कैन स्टोर एनर्जी एंड रजिस्टर प्लेस्ड इन सीरीज विद इट विल कंट्रोल द रेट एट विच इट चार्जेस और डिस्चार्जेस। यानी कि कैपेसिटर का काम तो क्या होता है, स्टोर करने का एनर्जी, है ना। तो स्टोर Storage. कर कैपेसिटर तो एनर्जी, इसका काम तो क्या है भाई, एनर्जी स्टोर करने का है, तो कर लेगा अपना काम ये। लेकिन हमने ये रजिस्टर क्यों लगाया सीरीज में, ताकि ये क्या कर सके, कंट्रोल कर सके रेट को। ठीक है, जिसमें ये डिस्चार्ज या चार्ज होगा। बात समझ में आ रही है, इसका पर्पस क्या है रजिस्टर का। Yes, sir. रजिस्टर को इसलिए लगाया जा रहा है ताकि रेट कंट्रोल कर सको आप भाई। ऐसा नहीं कि आप कंट्रोल कर दोगे कि वो हो नहीं डिस्चार्ज या चार्ज, होगा तो सही हो, लेकिन आप रजिस्टर लगाने से आप भाई पोटेंशियल डिफरेंसेस में चेंज ला सकते हो ना, इक्विवेलेंट जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसमें चेंज ला सकते हो आप, है ना, कनेक्ट करने से रजिस्टर को। तो आप कंट्रोल कर सकते हो कि कितना जल्दी आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है या चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आरसी सर्किट्स बनाए जाते हैं। अब चार्जिंग ऑफ एन अनचार्ज कैपेसिटर अगर हम पढ़ना चाहें तो हम इसमें क्या लगाएंगे भाई, वही डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो लगा देंगे इसमें। अरे किरचॉफ लॉ पढ़ के आए हो ना सारे। Yes, sir. ठीक है, तो उसको अप्लाई कर रहे हैं। रजिस्टर में कितना होता है आई आर, बैटरी का हो जाएगा वी, और क्यू इक्वल्स टू सी वी होता है क्या Yes, sir. केस में। तो उस केस में इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा क्यू बाई सी। बस इसको हमने ऐड कर दिया एल्जेब्रिकली और इक्वेट कर दिया जीरो के। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये कुछ ऐसा बनेगा, सी वी माइनस क्यू अपॉन सी, और आई को आप लिख सकते हो डी क्यू बाई डी टी, ये भी पता है सबको, करंट को Yes, डी क्यू sir. बाई डी टी लिखा जा सकता है ना। तो ये जो तुमने टर्म बनाई है सी वी माइनस क्यू अपॉन आर सी, जो कि करंट के इक्वल है, इसको आप डी क्यू बाई डी टी से इक्वेट करो पहले तो, फिर आप इसको इंटीग्रेट कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एज इन जो क्यू वाला टर्म है उसको तो डी क्यू के नीचे भेज दिया। भाई चार्ज को करना पड़ेगा ना इंटीग्रेट, निकालने के लिए कितना चार्ज, मतलब कितना चार्ज हुआ है कैपेसिटर, चार्जिंग कर रहे हैं ना हम एक अनचार्ज कैपेसिटर की, देखना पड़ेगा कि कैसे, मतलब कैसे चार्ज डिपेंड करता है रजिस्टर पे और कैपेसिटर पे।
तो आपने क्या किया, CV माइनस क्यू को डिनोमिनेटर में ले गए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और dt को आप ऊपर ले गए और आपने इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, एक तरफ 0 से q, एक तरफ 0 से t। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये सब गया ये टाइम सीखने का। अभी आप लोग फॉर्मूला याद रख सकते हो। ठीक है, 1 अपॉन कोई भी टर्म होती है तो उसका इंटीग्रेशन ln में चला जाता है, लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग जो होता है, लॉग बाई सी, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस ln टाइम्स CV माइनस क्यू, 0 से q तक इसमें लिमिट रख दो। इसके किसके इक्वल आ रहा है ये, t बाई आर सी के। इसमें r और c क्या है बच्चों, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू है ये। रजिस्टर या कैपेसिटर मत बोलना है इसको, रजिस्टर और कैपेसिटर कोई चीज थोड़ी ना होती है, वो तो डिवाइस का नाम है ना। रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस होता है जो टर्म होता है। तो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस T अपॉन R एंड C, यहाँ पे ये इसके इक्वेट करना है आपको। उसको फर्दर सॉल्व करोगे जब लिमिट रख के, तो ये फॉर्मूला बनता है Q इक्वल्स टू CV 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाई RC। ठीक है, इतना चार्ज जो है वो स्टोर होगा आपके कैपेसिटर में, जिसमें RC क्या है आपका, टाइम कांस्टेंट भी बोलते हो RC को आप। ठीक है, टाइम कांस्टेंट भी आप बोल सकते हो RC को। इट रिफर्स टू द रेट ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। टाइम कांस्टेंट किस चीज क्या रेफर करता है भाई, कि किस रेट से चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग हो रही है, ये इस पे डिपेंड करेगा, RC पे। बात समझ में आती है सबको? अरे हाँ या ना बोलो भाई। ये जो RC वाला टर्म, इस पे डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग हो रही है। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। तो चाहो तो अपनी नोटबुक में भी नोट कर लो, Q इक्वल्स टू CV 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाई RC। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर करंट इन द सर्किट एट टाइम t, I इक्वल्स टू तो dq बाई dt है ही सही, अभी अभी निकाला है तुमने। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये भी अभी अभी निकाला है, V अपॉन R E टू द पावर माइनस T बाई RC। तो आपका जो करंट है वो हो जाएगा V अपॉन R E टू द पावर माइनस T बाई RC, जो कि इक्वल आप कर सकते हो I नॉट इंटू E टू द पावर माइनस T बाई RC, जिसमें I नॉट क्या है आपका, V बाई R। I नॉट क्या है, V बाई R, है ना। इस टर्म को आपने एक कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में लिख दिया बेसिकली, क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो तो आपका टाइम है। टाइम के हिसाब से चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही है ना भाई, बात समझ में आ रही है सबको? जैसे Yes, जैसे वैसे वैसे चार्ज, जैसे या तो चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की या डिस्चार्जिंग हो रही है। और RC सर्किट में जो सबसे मेन चीज है, जो पर्पस है उस RC सर्किट का, वो यही है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को कंट्रोल करना। तभी तो रजिस्टर लगाया है। ये देखो सबसे पहले ये लिखा था, क्या काम होता है रजिस्टर का, कंट्रोल करना, है ना। तो RC सर्किट जब भी आएगा क्वेश्चन में, तो इसका क्या मतलब निकालेंगे कि भाई RC सर्किट आ रहा है, मतलब ये डेफिनेटली चार्ज निकलवाना चाह रहा होगा कैपेसिटर में, है ना। या फिर टाइम निकलवाना चाह रहा होगा कि कितनी जल्दी आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, T इक्वल्स टू 0 पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कितना चार्ज है कैपेसिटर पे, 0 yes sir. चार्ज है। और T इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, इस पे कितना चार्ज हो गया, CV। तो इससे क्या कंक्लूड किया हम, कि आपका कैपेसिटर पूरा चार्ज होने में कितना टाइम लगाता है, इनफाइनाइट टाइम। कितना टाइम लगाता है भाई, Infinite time. पूरा कैपेसिटर चार्ज हो जाए, 100% चार्ज हो जाए, उसमें आपको टाइम इनफाइनाइट लग जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट वो चार्ज कभी नहीं होगा पूरा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी सबको। यहाँ पे आप ग्राफ भी देख सकते हो, एक चार्जिंग का ग्राफ है, एक डिस्चार्जिंग का ग्राफ है। ये कुछ वैल्यूज हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ वैल्यूज हैं। Q इक्वल्स Q मैक्स तो आपको पता है ये CV के बराबर हो सकता है, और जितना चार्ज होता है कैपेसिटर वो होता है 0.63 Q मैक्स। Q मैक्स का 0.63 टाइम्स चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद इसको टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब डिस्चार्ज होता है तो मैक्सिमम करंट जितना फ्लो हो रहा है आपकी कैपेसिटर से, वो डिस्चार्ज होने लगता है, लीक होने लगता है। और लीक होते होते इसको भी कंप्लीटली डिस्चार्ज होने में इन्फिनिट टाइम लग जाता है। कंप्लीटली डिस्चार्ज आपका कैपेसिटर होता ही नहीं। ठीक है, होता है मतलब थ्योरेटिकली तो होता है, लेकिन इन्फिनाइट टाइम लग जाता है उसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? तो एक Yes. डिस्चार्जिंग
डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के ग्राफ आप लोगों को पता होने चाहिए कि कैसे दिखते हैं, अदरवाइज आपके सामने अगर आ गया क्वेश्चन कभी तो कंफ्यूज हो जाओगे कि चार्जिंग का कौन सा और डिस्चार्जिंग का कौन सा है। कुछ टॉपिक हैं जो कि कॉम्बिनेशन में आते हैं, एज इन कैपेसिटर और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी कंबाइन होके आ जाते हैं, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है, जैसे कि ये टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है। हाँ भाई, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। नोट, ये वाला फॉर्मूला नोट कर लिया सबने? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, और एक ग्राफ भी नोट, मेरी आवाज आ रही है क्या बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये ग्राफ भी नोट कर लेना, एज इन मतलब इसको बना के देख लेना एक बार, ठीक है। ये आपका जो ग्राफ है ये मतलब बेसिकली आपके उसमें एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको बना के जरूर, बनाया हुआ है, यस सर, अभी भी बना। ठीक है। आगे चलें, यस सर। Yes, sir. मेजरिंग डिवाइसेस की बात कर लेते हैं, जो कि आपके मेनली तो आपके बोर्ड्स में काम आने वाले हैं। नीट पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं इन पे, तो इन पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो एक बार कर लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कैसे सॉल्व होने वाले हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे। लेकिन आप लोगों को मैं ये बता दूं कि गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सब जो डिवाइसेज हैं ये आपके बोर्ड्स में काम आते हैं काफी, ठीक है। तो आप बोर्ड्स के टाइम पे तो इनको अच्छे से पढ़ोगे ही सही, नीट के लिए भी फॉर्मूला वगैरह अच्छे से पढ़ के जाना। एक दो बार दिए हुए क्वेश्चन अभी पिछले कुछ सालों में, है ना, मेजरिंग डिवाइसेस पे पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, आपने अगर सॉल्व किए हुए हो तो, है ना? तो इनको ऐसे इग्नोर मत करना, ठीक है। बोर्ड्स के अलावा नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है भाई? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस विच इज यूज टू मेजर व्हाट? करंट, करंट ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, है ना, छोटे मैग्नीट्यूड का करंट मेजर करने के लिए होता है ये। तो गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या डिफरेंस हुआ? सबसे बेसिक क्वेश्चन। सो एमीटर जो है वो लार्ज करंट को मेजर करने के लिए भी यूज होता है, बट गैल्वेनोमीटर सिर्फ स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को मेजर कर सकता है। ओके, एनी अदर डिफरेंस? एनी अदर डिफरेंस बच्चों? अरे यार तुम लोग 10th में भी पढ़ के आए हो, ये तो ऐसे क्या कर रहे हो? ये बोर्ड्स में पूछ सकते हैं तुमसे वाइवा में, इतना बेसिक क्वेश्चन है ये। और अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया ना तो बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है, मार्क्स काट देंगे तुम्हारे सारे। शोज द प्रेजेंस ऑफ करंट, तो एमीटर भी बताता है, गैल्वेनोमीटर भी बताता है, प्रेजेंस तो दोनों बताएंगे ना बेटा। तो डिफरेंस किससे हुआ? गैल्वेनोमीटर सीरीज में होता है और एमीटर पैरेलल में होता है। एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सही बोल रही है क्या शिका? तो जो गैल्वेनोमीटर होता है ना वो डायरेक्शन भी बताता है ना करंट की, जबकि एमीटर नहीं बताता। हाँ, तो बेटा सीरीज में ही करते हैं एमीटर को भी कनेक्ट, ऐसा कुछ नहीं कि एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, है ना, सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं उसको भी। जो डिफरेंस होता है ना वो एक तो ये होता है कि मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस तो मैग्नीट्यूड वाइज ही है कि गैल्वेनोमीटर जनरली स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बनाया है वो, इसलिए ऐसे होता है। आप रीडिंग्स देखोगे कभी, अभी कभी रीडिंग्स देखोगे गैल्वेनोमीटर में तो बहुत छोटी छोटी होती है, माइक्रो एम्पियर्स में होती है ना। माइक्रो एम्पियर अपने आप में दिखा रहा है ना कि कितना कम रीडिंग होता होगा, एम्पियर, एम्पियर में भी नहीं है बिल्कुल, है ना। लेकिन एमीटर में आप देखोगे बड़ी रीडिंग्स होती हैं, यानी कि एमीटर के बस की है बड़ी रीडिंग कैलकुलेट करके देने की, है ना। तो वो बड़े मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के लिए है, ये छोटे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के लिए। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है वो अलग कैसे एमीटर से, इसके अलावा क्योंकि वो डायरेक्शन भी देता है। क्या बताता है भाई गैल्वेनोमीटर? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताता है ना। जबकि हमारा एमीटर ऐसा नहीं कर रहा, एमीटर से हमने ट्राई किया कि वो करे ऐसा, पर नहीं कर पाया, ठीक है। एमीटर इज ओनली फॉर डीसी करंट विद कैलमेटर, बहुत वेरी गुड। डायरेक्शन भी बता रहा है ना, क्योंकि क्योंकि डायरेक्शन भी बता रहा है, ठीक है। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। एमीटर बता ही नहीं पा रहा है डायरेक्शन, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए कैसे यूज करेंगे उसको, जब डायरेक्शन ही नहीं बता पा रहा था।
An instrument that is used to measure current of small magnitude, milliampere or microampere. It is connected in series with the branch in which we wish to calculate or measure the current. Symbol सबको पता ही है, G से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और ऐसा कुछ दिखता ही है। लेबोरेटरी में देख लेना भाई, अगर आप लोगों को मौका मिले तो, एक्सपेरिमेंट के टाइम पे। अब जो हमारे काम की बात है वो करते हैं। The maximum current that a given galvanometer can measure is called the full scale deflection current of the galvanometer। यानी कि कभी आप पे क्वेश्चन अगर आएगा ना, तो वो इस नाम से भी आ सकता है कि व्हाट इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, व्हाट इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो समझ जाना कि ये आपसे मैक्सिमम करंट पूछना चाह रहा है ना। गैल्वेनोमीटर कितना मैक्सिमम करंट दिखा सकता है, मेजर कर सकता है, वो पूछना चाह रहा है। तो ये टर्मिनोलॉजीज जो है वो बहुत फेमस है, कॉमन है एग्जाम में, बोर्ड्स एग्जाम में भी, और नीट भी कभी कभी इन टर्म्स को यूज करता है, ठीक है। सो डू नॉट फॉल फॉर दीज वर्ड्स, जस्ट बिकॉज आपको ये वर्ड का मतलब नहीं पता है इसलिए क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑल्सो इंडिकेट्स द करंट दैट द इंस्ट्रूमेंट कैन टॉलरेट विदाउट गेटिंग डैमेज। ऑब्वियसली बात है, मैक्सिमम करंट का मतलब ही यही हुआ कि वो डैमेज नहीं हो जाए। भाई तुमने कैलकुलेट तो करके दे दिया, मान लो तुमने कैलकुलेट करके दे दिया 800 माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर करंट, लेकिन तुम्हारा गैल्वेनोमीटर जो था उसकी बस की थी मतलब 500 मिली एम्पियर की बस, है ना। यानी कि उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इतना ही जा सकता था, लेकिन तुमने इतना कैलकुलेट करने का ट्राई किया, तो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर डैमेज भी हो सकता है। अरे बात समझ में आ रही है? जितना कैपेसिटी उससे ज्यादा अगर उसमें करंट फ्लो कराओगे तो खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो फिर वो तुम्हारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं बोला जाएगा, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट वही होगा जो कि मैक्सिमम करंट आपका गैल्वेनोमीटर शो भी कर रहा है और डैमेज भी नहीं हो रहा, ठीक है। that is it is advisable that a current greater than the full scale deflection current should not be passed through the galvanometer, है ना। ये एडवाइस किया जाता है लेबोरेटरी में, आपको लैब में बोला जाता है कि जितना इसका मैक्सिमम लिमिट है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का जो लिमिट है, उससे ज्यादा करंट मत पास कराना इससे, है ना, वरना ये खराब हो जाएगा। All real galvanometer always possesses some resistance. It is usually denoted by Rg। ये जो Rg है, कैपिटल R सबस्क्रिप्ट में G, इसका मतलब क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, है ना। सारे गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। जैसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते थे ना बच्चों, अभी हर डिवाइस का जो होता है, सेल का था, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? Rg से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्वियस ही बात है कि एक आइडियल गैल्वेनोमीटर क्या होगा? जिसका जीरो रेजिस्टेंस होगा, है ना। लेकिन सिंस वो थियोरेटिकली ही पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ऐसा कोई गैल्वेनोमीटर नहीं है जिसका कि जीरो रेजिस्टेंस हो, ठीक है। Rg, यस। अब बात करते हैं एमीटर की। गैल्वेनोमीटर की तरह एमीटर भी क्या देता है? करंट की रीडिंग देता है, करंट मेजर करके देता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। बस ये ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बताता है, ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि डायरेक्शन नहीं बताता, डायरेक्शन नहीं बताता। अब जैसे कि यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं, ए बी आर द टर्मिनल्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, शंट हैज बीन कनेक्टेड अक्रॉस इट। एक शंट रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इट इनटू द एमीटर, ठीक है। अब ये शंट क्या होता है, किसी को पता है क्या? स्मॉल रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? वाला करंट होगा वो इससे पास हो जाएगा। हाँ, एक छोटा सा रेजिस्टेंस जो कि जिसका कि क्या रेजिस्टेंस ऑब्वियसली कम हो, जिससे कि आपका करंट डाइवर्ट हो जाए, है ना, जो कि पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करने में काम आता है। किसमें काम आता है भाई? पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करने में। हाँ, टू क्रिएट अ पोटेंशियल ड्रॉप, है ना। अब ज्यादा करंट आएगा तो इससे पास हो जाएगा, बात समझ में आ रही है? अगर ज्यादा एक्सेसिव करंट आएगा तो इससे पास हो जाएगा। तो ये एमीटर की तरह एक्ट कर सकता है ना, एमीटर की तरह एक्ट कर पाएगा ना फिर ये गैल्वेनोमीटर, क्योंकि ये भी अब बड़ा मैग्नीट्यूड दे सकता है, शो कर सकता है। बात समझ में आ रही है सबको? कैसे हमने कन्वर्ट किया गैल्वेनोमीटर को शंट लगा के, है ना। गैल्वेनोमीटर में हमने पैरेलली शंट लगाया एक, तो उससे क्या होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगा वो, और आपका जो करंट है वो बाईपास हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में आपका गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं होगा अगर करंट ज्यादा आया तो। बात समझ में आई सबको? यस सर।
है ना। तो ऐसे ये याद सर एक रखेंगे बार और तरीके। समझाना। अगर आपका गैल्वेनोमीटर ज्यादा करंट से एक्सपोज किया जाए, है ना, बहुत ज्यादा आपने करंट पास करा दिया गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, तो शंट रेजिस्टेंस क्या करेगा भाई, क्या काम है शंट रेजिस्टेंस का? पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगा। पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करना, है ना। तो जब पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगा वो, और वहां से करंट पास करा देगा अपने में से, ठीक है। तो उससे आपका गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से बच जाएगा। यस सर। बात समझ में आई यस सबको? अरे हाँ ना तो बोलो यार, ऐसा लग रहा है तुम्हें आवाज सर। यस सर आ गया। आ रही है ना आवाज? तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया गया है इसको, और बड़े करंट्स को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए काम किया गया, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द करंट जो है वो शंट से पास हो जाएगा, जबकि छोटा सा करंट, थोड़ा सा ही करंट गैल्वेनोमीटर से पास होगा, ताकि गैल्वेनोमीटर आपका प्रोटेक्ट भी हो जाए, है ना, और आप बड़ी रीडिंग भी मतलब मेजर कर पाओ, है ना, बड़ी रीडिंग भी मेजर कर पाओ, क्योंकि आपका अब एमीटर की तरह एक्ट कर रहा है वो गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो, ठीक है। चले आगे चले। यस सर। यस। यस सर। बस इसमें है ना सवाल कैसे आ सकता है कि ये याद रखना है कि इससे जो करंट फ्लो करेगा आईजी, ये अभी भी स्मॉल अमाउंट ही है। ऐसे कंफ्यूज मत होना कि अब गैल्वेनोमीटर में से बड़ा अमाउंट करंट पास किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। गैल्वेनोमीटर से अभी भी छोटा अमाउंट ही पास कर सकते हो, क्योंकि जो बड़ा अमाउंट है वो तो, जो बड़ा करंट है, बड़ा मैग्नीट्यूड का, वो तो अभी रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, शंट रेजिस्टेंस से पास हो रहा है। बात समझ में आ रही है? अरे भाई, लो रेजिस्टेंस है ना, कम रेजिस्टेंस होता है तो ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। पता है ना सबको ये बात? अगर बड़ा रेजिस्टेंस होगा तो करंट कम ही तो फ्लो करेगा उसमें से, यस सर। यस है ना। सर। यस सर। वाइस वर्सा हो जाएगा, यहाँ पे छोटा रेजिस्टेंस है ना क्योंकि शंट। चलो भाई आगे चलते हैं। तो अगर फॉर्मूला वाइज हम समझे, तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ galvanometer into ammeter, to make an ammeter of desired range I max by using given galvanometer, RG and IG, इसमें RG and IG क्या है भाई? RG और IG करंट और रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की। करंट और रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के, कितना करंट उसमें से पास हो रहा है वो IG है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, और इसका जो रेजिस्टेंस है, इंटर रेजिस्टेंस, वो है RG। The required value of shunt resistance can be calculated by the following equation। ये इक्वेशन कैसे निकाली हमने भाई? पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सर। है ना। यहाँ पे मान लो कुछ डिवाइस है, डिवाइस 1, और यहाँ पे डिवाइस 2 है, जो कि पैरेलली कनेक्टेड है, तो दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा, ठीक है। तो एक में हो गया आपके आई जी इंटू आर जी, वी इक्वल्स टू वी जी की बराबर वैल्यू हो जाएगी ना ये, आई जी इंटू आर जी, वी यस। इक्वल्स टू आई आर से, है ना। और शंट रेजिस्टेंस में कितना हो जाएगा? आई मैक्स माइनस आई जी, इतना करंट हो गया, और आर एस हो गया इसका रेजिस्टेंस। समझ में तो आ रहा है ना बेटा ये कैसा आया यस सर। ना? पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे ना, तो पोटेंशियल इक्वल कर दिया, पोटेंशियल ड्रॉप दोनों में, है ना। एन आइडियल एमीटर वुड बी द वन विद जीरो रेजिस्टेंस। जिस एमीटर का ऑब्वियसली रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कंप्लीट, तो वो एक आइडियल एमीटर बन जाएगा, है ना। एक सवाल छोटा सा सॉल्व हो जाएगा भाई, यस सर। करो प्रयास करो, ट्राई करो। रेजिस्टेंस बताना है। A galvanometer of resistance 50 ohm is connected to a battery of 3 volt along with resistance of 2950 ohm in series। एक रेजिस्टेंस आपने सीरीज में उसके साथ अटैच कर दिया है गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में, यानी कि आपको नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आर जी प्लस आर वन करना पड़ेगा।
ठीक है, अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है उसमें तो। और सिमिलरली आपको Rg+R2 करना पड़ेगा जब आप दूसरा रेजिस्टेंस उसमें कनेक्ट कर रहे हो, जो कि यहाँ पे लिख भी रहा है ये, ठीक है, R2 की वैल्यू जो आपसे पूछ रहा है मतलब बेसिकली, ठीक है। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिविजन, ये बेटा डिविजन मतलब बेसिकली आपको रीडिंग जो निकल रही है ना आपकी, वो बता रहा है कि 30 डिवीजन की रीडिंग निकली है आपकी, ठीक है। रीडिंग्स को हम डिविजन्स में लिखते हैं। In order to reduce this deflection to 20 divisions, the resistance in series should be how much? तो आपको रेजिस्टेंस पूछ रहा है वो कि अगर R1 की जगह अगर हम R2 लगाते हैं तो कितना आपका रहने वाला है उसमें, सॉरी, आपका डिवीजन जो है 30 से 20 हो जाएगा, यानी कि आपकी रीडिंग 30 से 20 आ जाएगी, ठीक है। तो आपको वैसे सॉल्व करना है कि R2 की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। तो पोटेंशियल आपका सेम होना चाहिए इनिशियल केस में भी और आफ्टर केस में भी। जब आपने R2 लगाया 20 डिवीजन पे रिड्यूस कर रहे हो ना आप 30 से, तब आपका पोटेंशियल सेम रहना चाहिए। करंट दोनों में अलग अलग जाएगा, एक बार I1 जाएगा, एक बार I2 जाएगा। ये वैल्यू है आपकी करंट की, ये आपकी करंट की वैल्यू है। 30 और 20 जो है ना बेटा, अरे Yes 30 sir. और 20 जो है ना डिविजन्स की, जो आप मतलब पूछ रहे हो ना, मीनिंग पूछ रहे हो डिविजन्स का ना, वो वैल्यू है करंट की। I1 और I2 की वैल्यू होगी ये, पहले जो I1 है और बाद में जो I2 है। अभी जो फॉर्मूला बताया उसको यूज करो। तो IMAX कितना कैसे निकालेंगे? दिया तो है IMAX 30। अरे यार ये फॉर्मूला यही बन जाएगा ना आपका, I1 V = IR, पोटेंशियल ड्रॉप अभी अभी हमने डिस्कस किया। अब इसमें आपने बस RG के साथ में क्या कनेक्ट कर दिया है, एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर दिया है सीरीज में, तो ये RG+R1 बन जाएगा। बट ये इक्वल किसके होना चाहिए, सेकंड केस में जितना पोटेंशियल बन रहा है, सेकंड केस में करंट I2 बन जाएगा RG के साथ में, क्योंकि आपने एक नया रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है R2, Yes है ना। sir, आ गया। पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा लेकिन दोनों का। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा। अब बताओ, करंट की वैल्यू दी हुई है 30 और 20 जो है वो I1 I2 की वैल्यू है, Yes. ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि मैक्सिमम करंट कितना शो कर सकता है आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है, वो 30 दिया हुआ है ऑलरेडी। डिवीजन मतलब उसकी रीडिंग वैल्यू, करंट की वैल्यू। डिवीजन जो है गैल्वेनोमीटर के डिविजन्स हैं, तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, करंट ही तो दिखाता है बेटा। गैल्वेनोमीटर डिवाइस जो Yes. होता है वो क्या दिखाता है, करंट दिखाता है। तो डिवीजन का मतलब कि भाई एक डिवीजन पे आया तो मतलब इतनी रीडिंग दी आई, दो डिवीजन पे आया मतलब इतनी रीडिंग आई करंट की, है ना। तो ये करंट की रीडिंग्स दी हुई हैं आपको 30 और 20। हाँ भाई, डिस्कस करें। Yes sir. आया आंसर सबका? आगे sir. आ गया फर्स्ट ऑप्शन? Yes sir. ओके, तो वैल्यूज पुट करनी है इसमें। 30 मल्टीप्लाई बाय RG की वैल्यू कितनी है भाई, 50। गैल्वेनोमीटर Yes. रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 50 ओम। प्लस R1 की वैल्यू कितनी है, 2950, Yes sir. ठीक है। इक्वल्स टू I2 20 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस R2 तो निकालना ही है, R2 की वैल्यू तो निकालनी है। Yes sir. Yes sir. हाँ सूजल, कुछ पूछना चाहते हो क्या आप या आंसर दे रहे हो? कितना हो जाएगा ये, 30 × 3000 Yes sir. डिवीजन में कितना हो जाएगा भाई, पहले तो 20 से डिवाइड कर दो, R2 + 50। Yes sir. R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, 4500 4,000. Yes sir. -50 विच इज 4450। इजी है, Yes sir. Yes sir. ये आया हुआ है ये भी एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं, वोल्ट मीटर की बातें करते हैं। सूजल आपका हाथ ऊपर है, कुछ पूछना है आपको? सूजल कुछ पूछना है? नहीं, ओके। वोल्ट मीटर सबको पता है क्या करता है, वोल्ट मीटर Yes sir. क्या करता है, कौन बताएगा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ वोल्ट मीटर?
अरे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता है ना बेटा, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। Yes, sir. तो बोल क्यों नहीं रहे हो? सर हैंड रेस किया था। चैट पे लिख रहे हो तो बोल ही दो बेटा, म्यूट तो कर नहीं, ही रखा हैंड है। रेस किया। अच्छा हैंड रेस किया था, हैंड रेस मत किया करो, बोल दिया करो ऐसा आंसर। कोई अलग से क्वेश्चन हो ना, मैं खुद बोल दूंगा तुम्हें हैंड रेस करने के लिए। ओके ठीक है, सर। तो क्या करता है भाई? वोल्टेज मेजर वोल्टेज, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करता है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, है ना। तो जो वोल्ट मीटर है उसको कैसे कनेक्ट करते हैं हम, सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में? पैरेलल में। अरे वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सब चीजें पैरेलल में। तो पता होनी चाहिए बेटा। ये चीजें थोड़ी ना कोई ऐसी है कि भाई अब डाउट हो इन पे कि भाई हाँ सर शायद पैरेलल में करते हैं। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। किस में कनेक्ट किया जाता है इसको? पैरेलल में। पैरेलल में, है ना, कनेक्टेड इन पैरेलल। करता क्या है ये? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, मेजर्स वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। सो अब हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में। ठीक है, टू गेट अ वोल्ट मीटर दैट कैन बी मेजर अप टू डिजायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर हैज टू बी इंक्रीज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी रेंज बढ़ानी है बेसिकली। ठीक है, दिस कैन बी डन बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। आपने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के साथ में अब आपने सीरीज में शंट लगा दिया। पहले आप क्या लगा रहे थे, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट लगा रहे थे, याद आ रहा है? पैरेलल में लगाया था पहले आपने। अरे एमीटर में बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ क्या कहाँ लगाया था शंट आपने, रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया था, है ना। अब आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को, तो आपने किस में लगा दिया, सीरीज में। Series, sir. ठीक है, अब आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आर जी प्लस आर एस। हाँ समझ में आ रही है, आर जी प्लस आर एस आपका टोटल हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, है ना। Yes. एंड नाउ इट कैन एक्ट एज अ वोल्ट मीटर। नाउ an ideal voltmeter is one with infinite resistance to prepare a voltmeter of desired range VD। ये रेंज है आपकी, नॉट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VD के बराबर लेट्स से। ठीक है, फ्रॉम अ गिवन गैल्वेनोमीटर IG एंड RG नोन, जिसका कि क्या पता हो आपको, करंट पता हो कितना है गैल्वेनोमीटर में, और RG यानी इंटरनल रेजिस्टेंस पता हो आपको इस गैल्वेनोमीटर का, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपका जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होना चाहिए भाई, टोटल IG इंटू आर जी प्लस आर एस के बराबर। ये कैसे आया, समझ में आया सबको? अरे अक्रॉस द डिवाइस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V इक्वल्स टू आई आर से तो निकालोगे, है ना। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, IG के बराबर फ्लो कर रहा है क्या? अरे जब सीरीज में होते हैं दो डिवाइसेस तो सेम करंट फ्लो करता है ना बेटा, जितना इस यस सर। गैल्वेनोमीटर में कर रहा है Yes, उतना sir. इस शंट में भी करेगा, दोनों में बराबर करंट फ्लो करेगा। तो करंट तो IG ही कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस तो इक्विवेलेंट क्या हो गया है अब, RG प्लस RS हो गया है क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Yes, sir. ना, शंट लगाने की वजह से। तो इतना आपका पोटेंशियल या इतना आपका वोल्टेज बन गया है आपके सिस्टम का, जिसको कि आप बोल सकते हो वोल्ट मीटर भी है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नो। ठीक है, इसको नोट कर लो। नोट कर लो भाई, हो गया ये sir. बड़ा रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है हमने सीरीज में। सर ये पोटेंशियल अक्रॉस वोल्ट मीटर है ना? हाँ जी, अक्रॉस वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर नहीं, अक्रॉस वोल्ट मीटर आप बोल सकते ओके सर। हो। जी प्लस आर आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा, जी प्लस आर यानी आर जी प्लस आपका जो शंट है उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये मत भूलना। यस। हाँ भाई, हो गया, आगे चलें। Yes, sir. सर। ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हो क्या? कोई कुछ पूछ रहा है लगता है, नहीं? ओके, सवाल दोगे डायरेक्ट तुम्हें या तुम निकाल लोगे खुद ही? सवाल कर लो पहले सॉल्व।
अगर तुम्हें रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है कोई, तो कैसे निकालोगे भाई? V अपॉन आई जी माइनस जी, V अपॉन आई जी माइनस आर जी, ऐसे निकालोगे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। यस सर। इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, कितने रेजिस्टेंस का शंट लगा रहे हो, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो, डिराइव भी कर सकते हो, डिराइव करने में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है सबको, है ना? Yes, sir. ठीक है, चलो भाई एक सवाल है छोटा सा, इसको सॉल्व करेंगे सब लोग। एक आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, ये याद रखना। चैट में आंसर करना है भाई सबको, 30 सेकेंड्स में डिस्कस करेंगे। सबका डी आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा, इसमें जो मिली एम्पियर में करंट दे रखा है, उसको कन्वर्ट किया तुम लोगों ने एम्पियर में? यस सर। यस वो सर। यस नहीं, सर। है ना? सो कन्वर्जन्स मत भूलना बेसिकली, जब भी आप पेपर देने जाओगे तो जल्दबाजी में क्या होगा कि आप कन्वर्जन करना भूल जाओगे, एज एन आप यूनिट्स ध्यान नहीं दे पाओगे यूनिट्स पे, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी में होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे, तो हो सकता है आपके ऑप्शंस मैच नहीं करें। एक बार क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ने से पहले ये देख लेना कि क्या आपने यूनिट्स तो सही रखी है। उससे क्या होगा कि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में जेन्युइनली यूनिट्स की गलती ही हो, बाकी सब सही हो, ठीक है? तो उससे ये होगा कि आपके 2-3 क्वेश्चन भी अगर इस बहाने से सही हो गए तो कॉन्फिडेंस देके जाएगा आपको आगे, है ना? वरना क्या है कि आप लोग हो सकता है कि फिर से जब रिवाइज करो, देखो एक बार, तो मिल जाए आपको वो गलती, लेकिन उसमें टाइम बहुत चला जाएगा। और मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर बच्चे दोबारा पेपर मतलब नहीं पढ़ पाते, जो मेन पेपर होता है उसमें पूरा पेपर रिवाइज नहीं कर पाते। कर पाते हो कि तुम लोग एक बार जब छोड़ देते हो एक सब्जेक्ट को तो? No. पूरा पेपर रिवाइज कर पाते हो? कि अगर कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है तुम में से अधिकतर बच्चे फिजिक्स को बाद में अटेम्प्ट करते हैं, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट थोड़ी ना होता है आप लोगों का फिजिक्स इन जनरल। पहला अटेम्प्ट किसको करते हो भाई पेपर में? Bio. बायो सर। बायो। बायो कौन कौन करता है, हाथ ऊपर करो। अच्छा, ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन हो गया, ये बताओ फिजिक्स कौन करता है? वो बच्चे हाथ ऊपर करेंगे जो कि फिजिक्स अटेम्प्ट करते हैं पेपर में पहले। एक भी नहीं करता? ऋतिक करता है, अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, तो जहां तक मुझे लग रहा है अब अधिकतर बच्चे बायो ही करते हैं। बायो करना खैर टेक्निकली सही भी है, बायो करना चाहिए सबसे पहले अटेम्प्ट, सबके लिए जरूरी नहीं है ये वर्क करे, बट अधिकतर केसेस में वर्क कर जाता है ये। तो अगर आप बायो कर रहे हो तो आप लास्ट में मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स ही करोगे। अब आप फिजिक्स लास्ट में कर रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी टाइम कम है, तो आप बहुत कम चांसेस है कि आप एक बार फिजिक्स करने के बाद दोबारा फिजिक्स को रिवाइज कर पाओ, देख पाओ कि आपसे कौन से क्वेश्चन छूट गए हैं, कौन से सही हुए हैं, गलत हुए हैं, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा कि हो सकता है आपने 2-3 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करके रखे हो बाद में देखने के लिए, लेकिन आप देख नहीं पाओ।
तो आदत ये सब चीजें अभी डालने लगो, आदत यूनिट्स चेक करने की, है ना, और फॉर्मूला दोबारा चेक करने की, कैलकुलेशन दोबारा चेक करने की। अभी से आदत डालोगे ना तो पेपर में अपने आप इनवॉलेंटरली करोगे ये सब चीजें। पेपर में कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारी आदत में होगा, हैबिट में होगा ये सब करना। ठीक है, तो ये अच्छी चीजें हैं, अच्छी आदतें हैं, इनको अभी से इनकॉर्पोरेट जरूर करो अपनी प्रैक्टिस में। ठीक है, यूनिट्स चेक कर लिया करो एक बार सॉल्व करने के बाद, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली, है ना, और आप कैलकुलेशन रीचेक कर सकते हो। ठीक है, ये 2-3 चीजें आप करते रहा करो। करें भाई, सॉल्व करें इसको। Yes. यस अभी अभी हमने पढ़ा है कि आपको जो शंट कनेक्ट करना है वॉल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, वो आप कैसे निकालोगे भाई, V/IG माइनस RG, ऐसे निकालेंगे, Yes. है ना। तो क्या क्या वैल्यू दे रखी है भाई, वोल्ट मीटर जिसका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज 5 वोल्ट हो, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। IG कितना करंट फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर में, 100 मिली एम्पियर, यानी कि आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या एम्पियर से कन्वर्ट करने के लिए इसको। अरे 100 इंटू 10⁻³ लिखोगे तो ऊपर जाके 10⁻³ बन जाएगा ना ये। Yes, sir. माइनस आपको RG की वैल्यू करनी है जो कि कितनी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा भाई, सॉल्व करेंगे इसको। 48 50 माइनस 2 48 ओम। एनी डाउट्स। No, sir. मीटर ब्रिज की बात करते हैं। When galvanometer does not show any deflection, then RSI and RSL and 100 minus L forms the 4 branches of Wheatstone bridge. ठीक है, Wheatstone bridge पढ़ा हुआ है सबने। Yes, sir. यस सर तो मीटर ब्रिज करता क्या, बेसिकली इट इज अ सेटअप टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। पर्पस क्या होता है इसका, टू मेजर unknown resistance. अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब तुमने कैलकुलेट कर ली बहुत सारी चीजें, लेकिन अननोन रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए जो यूज होता है मीटर ब्रिज। किसके प्रिंसिपल पे काम करता है ये, व्हीटस्टोन ब्रिज। किसके प्रिंसिपल पे काम करता है भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज Wheatstone bridge. वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ के आए हो सब लोग। यस सर व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ उसको, समझ जाना, है ना। इस पे वर्क करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्केल लगे होते हैं भाई, एक तो बड़ा सा स्केल लगा होता है, मीटर स्केल जिसको बोलते हैं, और उस पे कुछ सर्किट कनेक्टेड होता है। ठीक है, जिसमें कि एक तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता है आपका, एक होता है अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो व्हेन गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, तो RSL और 100 माइनस L फॉर्म्स द 4 ब्रांचेस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। 4 ब्रांचेस बनती है जब कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा होता है। ठीक है, कौन कौन सी, R अननोन, और एक स्टैंडर्ड जो आपने खुद ने लगाई है, एक L होती है जो कि लेंथ है, L मतलब आपने जो ये जॉकी है जो आप रखोगे गैल्वेनोमीटर वाली, ठीक है, स्केल पे, तो स्केल पे जहां आपने रखी है उसके एक एंड से कितना डिस्टेंस है, L, और दूसरे एंड से डिस्टेंस है 100 माइनस L। ठीक है, क्योंकि आपने जो मीटर स्केल लिया जनरली आप उसको 100 का कंसिडर करते हो। ठीक है, तो आपकी 4 ब्रांचेस बन जाती है टोटल ये। तो जैसे कि आप अगर वायर AD की बात करो तो इस पे रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई, रेजिस्टेंस ऑफ AD, वायर AD कितना हो जाएगा, स्मॉल r इंटू L। ठीक है, स्मॉल r इंटू L, इसका जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जो लेंथ है आपकी। ठीक है, AC जो है आपका वो क्या है, यूनिफॉर्म वायर है 100 सेंटीमीटर का, Yes. 100 सेंटीमीटर का यूनिफॉर्म वायर है, 100 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी, मतलब, है ना, या स्केल बोल लो, एक ही बात है। और उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है वो R है। AC का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, समझ में आता है ये वर्ड का मतलब, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का, यस सर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी हर यूनिट पे कितना रेजिस्टेंस होगा उसका, स्मॉल r। यस सर ये है r, स्मॉल r। तो इससे जब आप L मल्टीप्लाई करोगे तो आपके AD ब्रांच का रेजिस्टेंस निकल के आएगा। ठीक है, सिमिलरली आप DC ब्रांच का भी निकाल सकते हो, 100 माइनस L इंटू स्मॉल r। अरे हाँ या ना, DC का भी Yes, निकल sir. जाएगा 100 माइनस L
इंटू स्मॉल आर। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो सर। No, sir. तो इसकी हेल्प से हम व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला फॉर्मूला इसमें R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4, याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. और उससे हम निकाल सकते हैं हमारा अननोन रेजिस्टेंस विच इज कमिंग आउट एज L/100 - L इंटू S। S क्या है? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, जो हमने खुद ने कनेक्ट किया है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। एनी डाउट्स? नो सर। No, sir. ऐसे आपका मीटर ब्रिज बनता है। काफी इजी है, पेपर में भी आप यूज कर सकते हो, मतलब ये बोर्ड्स वगैरह में भी एक्सपेरिमेंट आते हैं इसमें, है ना। आगे चलते हैं भाई, Yes, sir. पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या करता है? पोटेंशियोमीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, Yes, sir. या तो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ मेजर करता है किसी सेल का, और करंट ड्रॉ करे बिना करता है। मेन बात इसकी ये है कि करंट ड्रॉ करे बिना करता है। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें निकालना पड़ता है। सबसे पहले एक आप प्राइमरी सर्किट ड्रॉ करते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक प्राइमरी सर्किट है। जिसमें कि आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हो। पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको आप लैम्डा भी बोल सकते हो, लैम्डा पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। ये डिफाइन होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ किसकी भाई? इस वायर की। ठीक है, जो टोटल वायर आपने लिया है ना अक्रॉस ए बी की लेंथ बेसिकली। ए और बी जो पॉइंट है ना, जिसके अक्रॉस आप पोटेंशियोमीटर लगा रहे हो, आपका डिवाइस जो लगा रहे हो, उसकी लेंथ है कैपिटल एल। ठीक है, इसमें आपने अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया है एक्स डिस्टेंस पे, और उसको आप कनेक्ट करोगे अब सेकेंडरी सर्किट से। प्राइमरी सर्किट तो आपने बना लिया है, सेकेंडरी सर्किट से आप कनेक्ट करोगे। अच्छा, ये लैम्डा का यूनिट भी पूछ लेते हैं कभी कभी, क्या हो सकता है इसका यूनिट? वोल्ट पर वोल्ट मीटर। पर मीटर। वोल्ट पर मीटर ही तो होगा बेटा, Yes, sir. Yes, sir. है ना। ये लैम्डा जो है ना, ये क्यों बनाया हमने? ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकें वायर ए बी के अंदर, इसलिए बनाया बस ये, इसलिए पर यूनिट लेंथ निकालने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी करंट कोई पूछे कितना आने वाला है प्राइमरी करंट, तो कैसे निकालेंगे? ये आ जाएगा आपका भाई, कितना करंट फ्लो कर रहा है इस प्राइमरी सर्किट से, अगर ये पूछ ले आपसे कोई, तो ये आ जाएगा V इक्वल्स टू IR लगा देंगे इसमें। EP तो आपका हो गया प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सेल का जो है EMF, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। तो एक तो ये RP था, और इसी के साथ आपने सीरीज में लगाया है R0 को। R0 आपका ये जो वायर है ना AB, इसका रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा RP प्लस R0। ठीक है, तो ऐसे करंट निकाला जा सकता है अगर पूछ ले कोई तो। आपका जो सवाल आएगा वो आएगा आगे से, यानी कि जब आप पोटेंशियोमीटर को यूज करोगे टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है, तो आप पोटेंशियोमीटर को यूज कैसे करोगे, उस पर सवाल आता है। ठीक है, तो लैम्डा हमने डिफाइन कर दिया, क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी काम का नहीं है ना, और इतना बड़ा भी है कि आप कंफ्यूज और हो जाओगे। तो आपको जो काम की चीज है, जो आपको समझनी है, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अगर आपको किसी सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछ लिया जाए पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अरे बात समझ में आ रही है? ये डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, इस डेरिवेशन को समझ के रट के कोई फायदा नहीं है। आप अपने बोर्ड्स के लिए जरूर इसको डिराइव कर सकते हो एक बार, ठीक है, बट अभी सिंस हम रिवीजन कर रहे हैं एंड वी डू नॉट हैव द टाइम टू डिराइव इवन दोज फॉर्मूलाज जो कि हमारे डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आने वाले, तो हम उनको अवॉइड करेंगे और फॉर्मूले पे फोकस करेंगे। ठीक है, इसमें L1 और L2 क्या है और R क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। R आपका जो एक्सटर्नली आपने जो कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस, वो है, और L1 और L2 आपको यहाँ पे लेंथ दे रखी है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर पढ़ा है क्या आप लोगों ने स्कूल में? नो सर। No, sir. स्कूल में नहीं No, पढ़ा? sir. तो सिलेबस सिलेबस से कट हो गया। हाँ, कट हो गया है सिलेबस से। तो स्कूल
में तो पढ़ोगे ही नहीं तुम इसको। अब पोटेंशियोमीटर के यूज पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बेटर यही है कि ज्यादा दिमाग इसमें लगाए नहीं। अगर मान लो इसके यूजेज पे कभी क्वेश्चन आ भी जाता है तो ज्यादा से ज्यादा ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, चलो भाई, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले PYQs कंप्लीट कर लेना। इस वाले चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएगा कल मतलब परसों जब भी आपका पेपर है। ठीक है, तो इसके PYQs जरूर करके जाना सारे। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा करें, मैग्नेटिज्म कर लें इसके बाद? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मैग्नेटिज्म ले लेते हैं, मेरे ख्याल से सही है ना। तो भाई मैग्नेटिज्म कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास से। नेक्स्ट क्लास से आपकी पेपर भी डिस्कस करेंगे, तो एनालाइज करना अच्छे से और पेपर अच्छे से जरूर देना, रिवाइज करके जाना। कुछ 4 से 5 टॉपिक एटलीस्ट आपके 12th के। 11th भी आने वाली है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला है 11th पे ज्यादा फोकस नहीं करना है फिलहाल, आप 12th पे फोकस करो। 11th थोड़ा बहुत रिवाइज करके चले जाना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अरे हाँ ना बोलो भाई। यस Yes, सर। sir. यस सर। चलो Sir? ऑल द बेस्ट। हाँ, बाकी कल भी है शायद क्लास तुम्हारी, अभी तो है क्या कल क्लास? यस सर है ये क्लास। Yes. हाँ जी बोलो। सर कलर कोड वाला डिलीट हो गया हुआ है ना? ओके सर। ठीक है, तो कल भी कुछ क्वेश्चन ले लूंगा मैं। मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर दूंगा या तो, या फिर अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो आप कुछ प्रैक्टिस भी कर सकते हो कल पेपर के लिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस में पेपर के रेफरेंस में भी करा दूंगा आपको सॉल्व। ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं कल वाली क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। Bye, sir. बाय सर, गुड नाइट। बाय बेटा, गुड नाइट। Good night, sir. ओके, बाय बाय।